हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं शिवा। जो भी मेरे चैनल पर नया आया हो, कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि परीक्षा बहुत जल्द आ गया है और आपका 22 तारीख से पेपर है, तो आप तैयारी करते रहिए और अपने लक्ष्य को पाने की पूरी मेहनत करते रहिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न का वर्गीकरण कीजिए तथा चार चार लक्षण लिखिए। पहला, केचुआ और खरगोश। तो केचुए का हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसका देखिए, किंगडम है इसका जगत एनिमिलिया और फाइलम है एनिलिडा। क्लास है ओल्गोकीटा। ऑर्डर है हैप्लोटेक्स्टा और जीनस है फेरेटिमा और सीज है पोस्तुमा। और इसका जूलॉजिकल नेम हो जाएगा फेरेटिमा पोस्तुमा। अब चलिए हम लक्षण देख लेते हैं, इनके क्या क्या लक्षण हैं। तो पहला लक्षण है, ये जंतु नम भूमि के अंदर 8-10 फीट तक सुरंग बनाकर रहते हैं, अर्थात ये बिल बनाकर रहते हैं। और इनका शरीर लंबा बेलनाकार 100 से 120 खंडों में बटा होता है। और तीसरा क्या है, 5, 6, 7, 8 एवं 9वें खंडों में एक जोड़ा शुक्र धानियों के छिद्र पाए जाते हैं, जहां से ये फर्टिलाइज करते हैं, अर्थात नर का जो स्पर्म होता है प्रवेश करने का द्वार वो 5वें, 6वें, 7वें और 8वें और 9वें खंडों में होता है। और चौथा है, यह उभयलिंगी जंतु है, अर्थात इसमें एक तरफ नर होता है और एक तरफ मादा होती है। एक तरफ नर होता है और एक तरफ मादा होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, केचुए का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो किंगडम है एनिमिलिया और फाइलम है कॉर्डेटा। क्लास है मैमेलिया। ऑर्डर है लेग्मोफोरा और जीनस है ऑर्क्टोलैकस और स्पीसीज है क्यूनिकुलस। इसका जूलॉजिकल नेम हो जाएगा ऑर्क्टोलैकस क्यूनिकुलस। इनके लक्षण देख लेते हैं, इनके लक्षण क्या क्या हैं। तो पहला लक्षण है, खरगोश संसार के लगभग सभी देशों में पाया जाने वाला डरपोक किस्म का प्राणी है। दूसरा लक्षण है, संध्याचरी जंतु है, जिसकी लंबाई लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर मटमैले रंग का जंतु है। तीसरा है, भूमि के अंदर सुरंग बनाकर या बिल बनाकर रहता है। और चौथा है, मादा एक समय में 5 से 7 बच्चे देती है, मतलब ये एक समय में 5 से 7 बच्चे दे सकती है, और जो 6 माह बाद जनन आरंभ कर देते हैं। अर्थात जो खरगोश है वो डरपोक किस्म का प्राणी है और यह रात में निकलता है अपने भोजन के लिए। इसका रंग कैसा होता है, भूरा मटमैले कलर का। और ये किस प्रकार रहता है, बिल बनाकर भूमि में रहता है। और इनके जो मादा है वो 5 से 7 बार एक समय बच्चे दे सकती है, और जो बच्चे देती है 6 महीने बाद वो बच्चे देने योग्य हो जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। 13वां प्रश्न, रेशम कीट के जीवन व्रत का सचिव वर्णन कीजिए। तो पहला है मैथुन और निषेचन। तो रेशम कीट अधिक गर्मी में और अधिक गर्म तथा नम वाले दिनों में, जब जून जुलाई में प्रौढ़ मादा कीट मैथुन करते हैं, अर्थात जब अधिक गर्मी होती है और नम दिन होते हैं तो ये मैथुन क्रिया करते हैं। नर द्वारा मादा के शरीर में छोड़े गए शुक्राणु अंडों का निषेचन करते हैं। जो नर होता है वो मादा में जो स्पर्म छोड़ता है उसी का निषेचन होता है। अब देखिए अंडारोपण कैसे करते हैं, इसमें अंडारोपण कैसे होता है आइए देख लेते हैं। तो दूसरा है अंडारोपण। मादा रेशम कीट निषेचन के कुछ ही समय बाद शहतूत की पत्तियों के अफाच या निचले तल पर एक बार में लगभग 300 अंडे देती है। कितने देती है, 300 अंडे देती है।
याद रखिए, ये आ सकता है। 300 अंडे देती है। मादा इन अंडों को एक लसदार तरल द्वारा चिपकाकर, एक रसदार, ये पॉइंट बहुत ही मेन है, इसको ध्यान से देखिए, द्वारा चिपकाकर ढक कर रखती है। अंडे सरसों के बीज जैसे हल्के पीले चिकने होते हैं। इनके अंडे कैसे होते हैं? सरसों के बीज जैसे हल्के और पीले और चिकने होते हैं, और बाद में और बाद में गहरे रंग के हो जाते हैं। उचित तापक्रम पर लगभग 10 दिन के बाद प्रत्येक अंडे से एक टिम्ब टिम्ब टिम्भक टिम्भक यानी लार्वा निकलता है। कितने दिन के बाद लार्वा निकलता है? बोर्ड एग्जाम में कहीं वो पूछ लिया, ऐसे प्रश्न दे, कितने दिन में लार्वा निकलता है, तो कितने दिन बाद? 10 दिन बाद लार्वा निकलता है। और अंडे देने के बाद मादा भोजन इत्यादि नहीं लेती तथा 4-5 दिन में मर जाती है। और अंडे देने के बाद क्या होता है? ये 4-5 दिन भोजन नहीं करती, और भोजन ना करने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं क्या है। तीसरा पॉइंट अंडोत्भेदन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हेचिंग। तीसरा पॉइंट है अंडोत्भेदन। तीसरा पॉइंट है अंडोत्भेदन। अंडे से लगभग 10 दिन बाद का एक नन्हा सा टिम्ब लार्वा निकलता है, जिसे झिल्ली या कार्पीटल कहते हैं। अर्थात छोटा सा नन्हा सा लार्वा निकलता है, जिसे क्या कहते हैं? कार्पीटल कहते हैं। यह सफेद रंग की अतिक्रियाशील अवस्था है जो 6 सेंटीमीटर लंबाई, शरीर 13 खंडों में बटा, सिर पर मुख, उपांग, मैंडिबल युक्त, जैसे यह शहतूत की पत्तियों को तीव्रता से खाती हैं। कैसे खाती हैं? बहुत जल्दी जल्दी खाती हैं, और इनका विकास बहुत तेजी से होता है। और इनमें कितने खंड होते हैं? 13 खंडों में इनका शरीर बटा होता है। चलिए, और जीवन में 4 बार त्वक पतन करती हैं तथा एक माह में 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी भारी भरकम हो जाती है। कितने माह में ये लंबी भारी भरकम हो जाती है? एक माह में ये लंबी और भारी भरकम हो जाती हैं। झिल्ली के वक्ष पर 3 जोड़ी टांगे, उदर 10 खंडों, वक्ष पर 5 टूटद्वार कूटपात। इस प्रकार शरीर पर कुल 3+5 यानी 8 जोड़े टांगे होती हैं। इनके शरीर कितने जोड़े टांगे होती हैं? 8 जोड़ी टांगे होती हैं। शहतूत की पत्तियां खाकर झिल्ली 5 से 6 दिनों बाद निष्क्रिय हो जाती हैं। कितने दिन बाद निष्क्रिय हो जाती हैं? 5 से 6 दिनों बाद निष्क्रिय हो जाती हैं। और इसका पहला निर्मोचन फिर पत्ती खाती हैं, और इसके बाद ये फिर पत्ती खाती हैं, और 6 से 7 दिन बाद पुनः निर्मोचन, लगभग 1 सप्ताह बाद चौथा निर्मोचन होता है। फिर निष्क्रिय होकर खाना बंद कर देती हैं और कोकून का निर्माण करती हैं। अर्थात वही क्रिया, जब ये बच्चे देगी तो 4-5 दिन खाना नहीं खाएगी, और उसके बाद ये मर जाएगी। अब देखते हैं इसका प्यूपा, और चौथा पॉइंट देखते हैं प्यूपा और कोया क्या होता है। विश्राम अवस्था में सिर के दोनों ओर लार ग्रंथियों से विकसित रेशम ग्रंथियों से स्रवित चिपचिपा पदार्थ के सूक्ष्म छिद्रों से निकलता है, जो 5 महीन सूत्रों के रूप में सेरिसिन नामक पदार्थ की सहायता से चिपकता जाता है और ठोस रूप ले लेता है। इस समय 8 लाइक सिर घुमाकर रेशम स्रवित करता है और कोकून झिल्ली को अंदर बंद कर लेता है। कोकून में 1000 से 1500 मीटर लंबा रेशम तंतु होता है। मतलब एक प्यूपा में कितने मीटर लंबा रेशम तंतु होता है? 1500 तक हो सकता है। और इल्ली अब प्यूपा में बदल जाती है। इल्ली जो झिल्ली होती, जो
वो विकसित हुआ होता है प्यूपा में बदल जाता है और प्यूपा के शरीर से उदर से टांग लुप्त हो जाती, क्या हो जाती हैं, टांगे जो होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। वक्ष पर दो जोड़ा पंख बनते हैं। शरीर कीट की भांति शिशु कीट कोया तोड़कर बाहर निकलता है, रेशम कीट कहलाता है। जीवन चक्र 56 दिन पूरा। अब नर मादा आसमान में उड़ते हैं, मैथुन करते हैं और 3 से 4 दिनों में मर जाते हैं। देख लीजिए, ये चित्र बना हुआ है, ये क्या है आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए कोचा, ये कोकून है, ये कोकून है, ये कोकून जो है, और ये स्लाइव, ये प्रोण शहतूत की पत्ती है और ये प्रोण हो चुका है, यानी ये बढ़ चुका है और ये बन चुका है क्रेटिपिलर, अर्थात इससे अब 1500 तक लंबा तंतु प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। कार्ड डेटा तथा नॉन कार्ड डेटा में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप लिख कर ले लीजिए, ये बोर्ड पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं कार्ड डेटा और नॉन डेटा में क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर है, कार्ड डेटा संघ के जंतुओं के शरीर में जीवन की किसी न किसी अवस्था में मध्य पृष्ठ रेखा पर कीड़ा लचीला पृष्ठ रज्जु होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में इसके स्थान पर केशूर्क दंड होता है। क्या होता है? केशूर्क दंड। और नॉन कार्डेटा में पृष्ठ रज्जु नहीं पाया जाता है। नॉन कार्डेटा में पृष्ठ रज्जु नहीं पाया जाता है और कार्डेटा में पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। जो विकसित होते हैं उनमें केशूर्क दंड होता है। अब दूसरा देख लेते हैं। केंद्रीय तंत्रिका शरीर के पृष्ठ तल पर तथा खोखला होता है। और इसमें क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल पर और ठोस होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र पृष्ठ खोखली होती है और इसमें तंत्रिका तंत्र क्या होती है, इसका अधर तल यानी नीचे का तल ठोस होता है। तीसरा देख लेते हैं। कार्ड डेटा संघ के जंतुओं के जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनीय कोलम दरार अवश्य पाई जाती है और इसमें नहीं पाई जाती है। नॉन कार्डेटा में नहीं पाई जाती है, कार्डेटा में ग्रसनीय कोलम दरार पाई जाती है। चौथा है, हृदय अधर तल पर पाया जाता है तथा इसमें 2, 3 या 4 वेश्य होते हैं। हृदय जो है अधर तल पर पाया जाता है कार्डेटा में, और नॉन कार्डेटा में प्राय नहीं, यदि पाया जाता है तो पृष्ठ तल पर पाया, इसमें पृष्ठ तल पर पाया जाता है, इसमें हृदय तल पर आधार तल पर पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, रुधिर की आरबीसी रेड ब्लड सेल, आरबीसी का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, बहुत बार पूछ लेता है वाइवा में। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है और इसमें देख लीजिए हीमोग्लोबिन नहीं, यदि पाया भी जाता है, होता तो नहीं लेकिन पाया भी जाता है तो प्लाज्मा में घुली अवस्था में होता है। अब देख लेते हैं इसका उदाहरण जैसे गिलहरी वर्ग स्तनधारी, स्तनधारी में हम लोग भी आते हैं। और उदाहरण नॉन कार्डेटा का केचुआ संघ। चलिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हुए, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये बहुत सरल है, अगर आप इसको समझेंगे तो ये बहुत सरल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक
यानी न्यूक्लियोटाइड के रूप में तथा केंद्रक कला का अपूर्ण अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता, सीधी सी बात है। और यूकैरियोटिक में कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? कोशिकाओं में पाया जाता है तथा केंद्रक कला उपस्थित होती है। और इसमें केंद्रक कला उपस्थित होती है, इसमें केंद्रक कला का पूर्ण अभाव होता है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्या है। ये कोशिकाएं प्रायः अति सूक्ष्म होती हैं, बहुत सूक्ष्म होती हैं और इसमें बड़ी होती हैं। यूकैरियोटिक में क्या प्रोकैरियोटिक में क्या होती हैं? छोटी होती है और यूकैरियोटिक में बड़ी होती हैं। इसमें 25 यूएम तक होती है, इसमें 1 से 4 यूएम तक होती है। और तीसरा है, इनमें मात्र एक अणु डीएनए जो कुंडलित अवस्था में पड़ा रहता है। कोशिका द्रव में तथा गुणसूत्र का अभाव होता है, इसमें गुणसूत्र नहीं पाया जाता। और जो डीएनए पड़ा भी होता है तो कुंडलित अवस्था में पड़ा होता है। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? डीएनए के अनेक अणु एक या अनेक गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। डीएनए के अणु किस पर उपस्थित होते हैं? प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। ये भी प्रश्न ऐसे आ सकता है, तो डीएनए पर कौन किसके अणु उपस्थित होते हैं? तो डीएनए के अणु किस पर उपस्थित होते हैं? तो गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। चलिए चौथा देख लेते हैं, हिस्टोन प्रोटीन का पूर्ण अभाव। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। पांचवा है, किसी प्रकार के विकसित कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोलाइड आदि नहीं होते हैं। इनके कार्य कोशिका द्रव में ही विसरित अवस्था विसरित अथवा कोशिका कला में उपस्थित पदार्थ से होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? कोशिका द्रव अनेक विकसित कोशिका जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोलाइड आदि, इनमें कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, प्लाज्मा रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये इसमें एक बात और बता देते हैं आपको, इसमें दिया नहीं गया है पर हम आपको बता दे रहे हैं। नहीं दिया है, आगे है, हमने सोचा नहीं दिया। तो इसमें 70 ES प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है और इसमें 80 ES का राइबोसोम्स पाया जाता है, जो कि विभाजन के स्पिंडल पाए जाते हैं। अब सातवां देख लेते हैं, अलैंगिक जनन का अभाव होता है, आनुवंशिक पदार्थ का पुनर्नियोजन होता है। मतलब लैंगिक, इसमें लैंगिक जनन नहीं हो सकता और इसमें लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन इसमें नहीं हो सकता, उसमें लैंगिक जनन होता है। किसमें लैंगिक जनन होता है? मानव में होता है, उसमें नहीं हो सकता। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसमें जो लैंगिक जनन होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, एक गुणित युग्मों का संलयन भी होता है। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे जीवाणु, नीले हरे शैवाल, इनमें क्या होता है? लैंगिक जनन नहीं होता। और उदाहरण जंतु कोशिका, उच्च श्रेणी पादप जैसे पेड़ पौधे और हम मानव, भेड़ बकरी, इनमें लैंगिक जनन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का 16वां प्रश्न है, खरगोश के हृदय की बाह्य संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा हृदय के कार्य का वर्णन कीजिए। अथवा खरगोश के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो खरगोश का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। आप पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं। स्थित तथा सुरक्षा, स्तनधारियों में हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। यह दोहरी झिल्ली कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं? इसमें दोहरी झिल्लियां पाई जाती हैं। बनी एक पारदर्शी झिल्ली में बंद होता है, जिसमें हृदय वाणी
पेरिकार्डियल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हृदयावार्डी पेरिकार्डियल कहते हैं, पेरिकार्डियल फील्ड कहते हैं। अब दोनों झिल्लियों के मध्य स्थित स्थान द्रव से भरी रहती हैं, और इनके जो जैसे एक ये है झिल्ली, एक ये है झिल्ली, तो इसमें क्या, इसमें द्रव भरा रहता है। यह द्रव दोनों झिल्लियों को चिपकाने से रोकता है, क्या करने से रोकता है, एक दूसरे को चिपकने से रोकता है, और हृदय के बाहरी आघातों से बचाता है, चोट न लगे। इसके साथ साथ हृदय संपादन से उत्पन्न घर्षण से भी यही गुहा तथा तरल इसकी सुरक्षा करता है। बाह्य संरचना खरगोश का हृदय मजबूत मांसपेशियों से बनी तिकोने आकार की यह शंक्वाकार मसल संरचना है। इसका रंग गुलाबी होता है। खरगोश के फेफड़े का रंग कैसा होता है, गुलाबी। इसका अगला भाग चौड़ा तथा पिछला भाग नुकीला। अगला भाग क्या होता है, चौड़ा होता है, और पिछला भाग क्या होता है, नुकीला होता है। नुकीला भाग कुछ बाईं ओर झुका रहता है। नुकीला भाग किस तरफ झुका रहता है, बाईं ओर। इसी कारण हार्ट बीट का अनुभव वक्ष में बाईं ओर होता है। हृदयवाहिनी झिल्ली हटाने पर हृदय अगले चौड़े भाग में दो अलिंद दिखाई देते हैं। कितने अलिंद दिखाई देते हैं झिल्ली हटाने पे, दो अलिंद। ये हल्के रंग के होते हैं। हृदय का निचला भाग नुकीला अपक्षा गहरे रंग का होता है। क्या होता है, गहरे रंग का होता है। इसमें दो निलय इस प्रकार हृदय में कुल 4 वेश्म, कितने वेश्म पाए जाते हैं, 4 वेश्म, और 2 अलिंद व 2 निलय होते हैं। कितने वेश्म, 4 वेश्म, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। अलिंद तथा निलय के मध्य की विभाजन रेखा एक खांच, हृदय खांच के रूप में स्पष्ट दिखाई देती है। निलय अलिंदों से अपेक्षाकृत काफी बड़े होते हैं। किनसे बड़े होते हैं, निलय अलिंदों से बड़े होते हैं। दो निलयों के मध्य भी एक तिरछी विभाजन रेखा अंतर्नलीय के रूप में स्पष्ट होती है, किंतु पश्च सिरे तक नहीं पाई जाती। कहाँ तक नहीं पाई जाती, पश्च सिरे तक। खरगोश के 4 पूर्ण वेश्म होने के कारण फ्लेमोनरी तथा कैरोटिको सिस्टेनी चापे क्रॉस दाहिने तथा बाएं निलय से अलग अलग निकलते हैं। कहाँ से अलग अलग निकलते हैं, दाएं और बाएं से। दोनों अग्र तथा पश्च महाशिरा दाहिने अलिंद में सीधे खुलती हैं। इसी प्रकार फेफड़ों से रुधिर लाने वाली फ्लेमनरी शिराएं सीधे बाएं अलिंद में खुलती हैं। अब हृदय के कार्य देख लेते हैं। हृदय क्या क्या, हृदय संपादन एक पेशी जनक क्रिया होती है। हृदय एक सेंट्रल पंपिंग स्टेशन की भांति जीवन भर बिना थके एक नियमित गति से धमनियों में रुधिर पंप करता रहता है। इसका हृदय क्या कार्य होता है, रुधिर को पंप करना। हृदय के इस नियमित एवं क्रमिक संकुचन को हृदय का संपादन या हार्टबीट कहते हैं। हृदय संपादन में कार्डियक पेशियां नियमित क्रम में संकुचित व स्थिर होती रहती हैं। अतः प्रत्येक संपादन के 2 अवस्था होती है, प्रकुंचन प्रसारण। हृदय में पहले अलिंद कौन सी प्रवस्था होती है, इन प्रवस्था को देख लीजिए, सिस्टोल डायस्टोल, यानी प्रकुंचन प्रसारण। हृदय में पहले अलिंद सिकुड़ते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं पहले, उसके बाद ये क्रियाएं निश्चित क्रम में चलती रहती हैं, सिकुड़ते फैलते सिकुड़ते फैलते। हृदय में संपादन का प्रारंभ दाएं अलिंद में स्थित SA नोड शिरा अलिंद गुंडी से होता है। पहले दाएं अलिंद, फिर बाएं अलिंद, फिर बंडल ऑफ हिस का गुच्छक से होते हुए पुरकिंजे तनु द्वारा नलियों में फैल जाता है। खरगोश में संपादन द्वारा 205 प्रति मिनट होती है। इसका नलियों में फैलाव कितने होता है, तो 205 प्रति मिनट होता है। मानव में 272 से 75 बीट होती, मतलब धड़कता है, और इसका 205 बार धड़कता है। अब आगे देख लेते हैं उत्तरीय प्रश्न। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, जो चैनल पर नए आए हैं तो
कृपया कर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो आपके साथी लोग हैं उनको भी इसका पूर्ण ज्ञान हो सके और वो बोर्ड पेपर में अच्छी कॉपी लिख पाए। तो डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल निम्नलिखित चित्र तथा संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल, चलिए देख लेते हैं डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल। डीएनए कैसी संरचना होती है? द्विकुंडलित। और इसको वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने 1953 में क्या किया है? सर्वप्रथम इसकी खोज की और जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वाटसन एवं क्रिक ने बताया कि डीएनए एक द्विकुंडलित, किसने बताया? वाटसन और क्रिक ने बताया कि डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना है जिसकी दो पहली पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं आपस में H2 बॉन्ड्स के यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं और ये एक दूसरे से प्रति समांतर रहती है। कैसे रहती हैं? प्रति समांतर, एक दूसरे के ऐसे प्रति समांतर रहती हैं ऐसे। चलिए आगे देख लेते हैं। दिशाओं में रहती हैं, समांतर दिशाओं में रहती हैं। प्रत्येक श्रृंखला में शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल बाह्य संरचना का निर्माण करते हैं। डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के मध्य व्यास कितना होता है? जैसे इसकी दूरी और इसकी दूरी का से गुलाई है तो इसका व्यास क्या हो गया? व्यास। और यहाँ से नापेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा, ये डायमीटर यानी व्यास हो जाएगा। तो इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम, जबकि एक कुंडलित की मोटाई, इसकी मोटाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है और एक कुंडल के अंदर 10 जोड़े न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और दोनों निकटवर्ती क्षार युग्म यानी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। द्वारा मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है तथा डीएनए में शर्करा तथा फास्फेट अणु समान अनुपात में होते हैं। Na2 बेस यानी नाइट्रोजन बेस क्षार विशेष युग्म में सीढ़ी के पंख दंडों के समान परस्पर H2 बॉन्ड से जुड़े रहते हैं कि दोनों निकटतम क्षार युग्म की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए की संपूर्ण रचना Na2 नाइट्रोजन बेस यानी क्षारीय पेंटोस शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल से होती है। प्यूरिन क्षारक तथा पैरामिडीन क्षारक, प्यूरिन में एडेनिन तथा ग्वानिन तथा पैरामिडीन। डीएनए में दो प्रकार के साइटोसिन्स तथा थायमिन। इन युग्मों में प्यूरिन क्षारक एडेनिन पैरामिडीन क्षारक थायमिन से तथा ग्वानिन प्रकार का प्यूरिन क्षारक साइटोसिन से जुड़कर, थायमिन किससे? ग्वानिन से, एडेनिन पैरामिडीन क्षारक थायमिन से तथा ग्वानिन प्रकार का प्यूरिन क्षारक साइटोसिन से जुड़कर कुंडल का एक भाग बनाता है। अन्य किसी प्रकार का युग्म संभव नहीं है। इस प्रकार श्रृंखला का क्षारक क्रम दूसरी श्रृंखला का पूरक होता है। एक श्रृंखला में एडेनिन चलिए आज देख लेते हैं। जो एडेनिन है वो किससे जुड़ा होता है? थायमिन से जुड़ा होता है। ए से एडेनिन हो गया, टी से थायमिन। और जो ग्वानिन है वो किससे जुड़ा होता है? साइटोसिन से। और फिर जो थायमिन है किससे जुड़ा होता है? एडेनिन से। और जो साइटोसिन है वो किससे जुड़ा रहता है? ग्वानिन से। तो ये आप दो याद कर लीजिएगा, आपको चारों याद हो जाएंगे। तो ये किनसे जो एडेनिन होता है वो थायमिन से और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से जुड़े होते हैं। तो दूसरी श्रृंखला में ए के समान टीटी के समान ए जी के समान सी के समान जी ही होंगे।
यानी ATCG एडेनिन थायमिन साइटोसिन डीएनए में कितने पाए जाते हैं? तो एडेनिन थायमिन साइटोसिन पाए जाते हैं। देख लीजिए एडेनिन किससे जुड़ा हुआ है? थायमिन से। और थायमिन किससे जुड़ा हुआ? एडेनिन से। ग्वानिन साइटोसिन से। साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा हुआ है। तो पगडंड में न्यूक्लियोटाइड के क्षारक नाइट्रोजन बांड के द्वारा जुड़े रहते हैं। किन बांडों द्वारा जुड़े रहते हैं आपस में? नाइट्रोजन बांड, जिसमें एडेनिन थायमिन के साथ 2 साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 H2 बांड के बंधों से बंधन युक्त होता है। क्षारकों का निश्चित क्रम रासायनिक शब्दावली बनाता है जिससे आनुवांशिक लक्षणों की स्थापना होती है। इनके संबंध बनाने से क्या होता है? आनुवांशिक लक्षणों की स्थापना होती है। ये फिगर देख लीजिए आप लोग, इसमें देख लीजिए आप लोग, दिख रहा होगा। ये एडेनिन थायमिन से जुड़ा हुआ है। ये एडेनिन AT T से जुड़ा यानी थायमिन से जुड़ा, C ग्वानिन से जुड़ा, और इसकी जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की कितने एंगस्ट्रॉम? इसकी लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक 34 एंगस्ट्रॉम है। 34 एंगस्ट्रॉम है। तथा जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम है। वीडियो में इतना ही। वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहिए और आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे।